इसलिए हमें ऐसा नहीं मानना कि तीर्थ जो है वो तो ठीक है, कभी कभार जाना पड़ा तो चले जाएंगे, वहां तो अक्सर जाना चाहिए जिससे हमारा मन शांत कर सके। कहा भी गया तिर्यते अनेन इति तीर्थम, जिससे इस भव समुद्र से हम तिर सकें उसका नाम है तीर्थ। दुखों से पूर्णतया मुक्त हो सकें, दुखों के पार जा सकें, उसका नाम है तीर्थ। तो इनका लाभ उठाना। इसके अलावा कभी कभी हमें वो मौके मिलते हैं कि हम तो पद यात्रा नहीं करते, लेकिन हमारे साधु संत कभी शहर में आते हैं और कभी शहर से जाते हैं। कितना अच्छा हो कि हम सुबह सुबह की नींद छोड़ करके कभी उनके साथ भी पद यात्रा कर लें। क्या फायदा मिलेगा हमें? हमें कुछ अच्छे विचारों का लाभ तो मिलेगा ही, पर साथ में हमें एक शुद्ध वातावरण में रहने का लाभ भी मिलेगा। ऑटोमेटिकली करना कुछ नहीं पड़ेगा, अपने आप होगी ये घटनाएं। संगति अच्छी रहेगी तो हमारा चित्त भी अच्छा रहेगा, सत्संग से सुविचार आते हैं। मतलब कुछ ऐसे तरीके अपनाएं जिससे स्वास्थ्य लाभ भी हो जाए और साधना लाभ भी हो जाए। कुल मिलाकर के आशा इतना है। एक और हैबिट डालें कि हर दो कार्यों के बीच में हम कुछ समय शुभ ध्यान लगाने का प्रयास करें। हर दो कार्यों के बीच में। आज का टाइम मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल है कि वो कहता है कि ट्रांजिशन पीरियड में कुछ अवकाश लेना चाहिए। एक कार्य को आपने पूर्ण किया और दूसरे कार्य को फौरन चालू कर देते हैं तो मानसिकता उतनी परिपक्व नहीं होती और कार्य में उतनी गति नहीं आती। पर एक कार्य को करने के बाद कुछ अवकाश रख के दूसरा कार्य करते हैं तो ज्यादा अच्छी तरीके से हम कार्य को अंजाम दे सकते हैं। मतलब गैप बिटवीन द टू वर्क। अब बात आती है कि उस गैप को कैसे बिताया जाए। तो कितना अच्छा तरीका हो कि हम नवकार जपने की कुछ प्रणाली डेवलप कर लें। आपको कोई भी एक कार्य पूर्ण हुआ, दूसरा कार्य प्रारंभ करना है, आप बीच में नवकार कर लें। और नवकार कैसा करें? तो आप नवकार को श्वास के साथ जोड़ लें, जो प्राचीन परंपरा ही थी। एक नौकार मतलब कितने श्वासोश्वास? एक नौकार। एक नौकार मतलब कुछ मान्यता में 8 है, कुछ मान्यता में 6 है, अपन 8 मान लें। एक नौकार मतलब 8 श्वासोश्वास का कायोत्सर्ग। 8 श्वासोश्वास कैसे लेना? आपने नमो बोला, आपने श्वास ली, अरिहंताणम बोला, आपने श्वास छोड़ी, एक श्वासोश्वास पूरी हुई। ऐसे नमो सिद्धाणम में, नमो आर्याणम में, नमो उज्जयनम में, फिर नमो लोय में ली और सव साहुणम में छोड़ी। 5 श्वासोश्वास आपकी पूरी हो गई। ऐसो पंच में ली, नमुक्कारों में छोड़ी, 6 श्वासोश्वास पूरी हो गई। सव पावप ली, पर्णासनो छोड़ी, 7 श्वासोश्वास पूरी हो गई। मंगलाणम च सव्यसिम ली और पड़मम हवई मंगलम छोड़ी, ये आपकी 8 श्वासोश्वास पूरी हो गई। आप जब इस तरह से श्वासोश्वास लेंगे तो नवकार जपने का भी एक मजा आएगा और साथ में श्वास पूरी लेने में आएगी, पूरी छोड़ने में आएगी। आपके चित्त को एक विश्राम मिलेगा, आपकी श्वास वायु की रिक्वायरमेंट पूरी होगी और साथ में आप बीच बीच में कुछ समय जाप करके अपने आप को धर्म ज्ञान से जोड़े रखेंगे। एक मेथड आपने सुनी होगी, कभी कभी अजमाई भी होगी। सुबह उठ करके कितने श्वासोश्वास करना, कितने नौकार करना? 8 नौकार। ये कुछ क्राइटेरिया बने हुए हैं। भोजन करने के पहले नौकार करना, 3 नौकार। भोजन करने के बाद नौकार करना, 3 नौकार। गाड़ी में चढ़ने के पहले नौकार करना, जर्नी पूरी होने के बाद नौकार करना, दुकान में घुसने के पहले नौकार करना, दुकान से निकलने के बाद नौकार करना, घर में घुसने के पहले नौकार करना, घर में घुसने के बाद नौकार करना या निकलने के पहले नौकार करना। यदि हम इस पद्धति को बनाते जाएं तो हमारा कितना टाइम वेस्ट होगा? बहुत कम। इतना तो समय जाता ही कहीं ना कहीं। पर इस प्रक्रिया से यदि हम श्वासोश्वास से ध्यान जोड़ लेंगे तो आपके मन में एक बार तो क्लिक होता रहेगा कि यदि आपने कुछ अशुभ भाव भी पैदा कर लिए हैं पूर्व कार्य को करते हुए, तो आप वापस नए कार्य को प्रारंभ करने के पहले अपने भावों को फिर शुद्ध कर लेंगे और श्वास को भी व्यवस्थित कर लेंगे। इस प्रकार की व्यवस्था से हम श्वास प्रबंधन अपने जीवन का कर सकते हैं। हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये सब प्राचीन रीति रिवाज ना माने, ये अंधरूढ़ियां ना माने, इनका आज भी वैज्ञानिक महत्व है ऐसा माने और इससे हमारी जीवन शैली सुधरेगी।
ये तीसरे नंबर का प्रबंधन हुआ, आहार प्रबंधन, जल प्रबंधन, वायु प्रबंधन। चौथा आता है श्रम विश्राम प्रबंधन। श्रम विश्राम प्रबंधन जीवन में हमें श्रम करना चाहिए या विश्राम करना चाहिए? ये झगड़ा बरसों से चला आ रहा है। जो भोगी होता है वो बोलता है विश्राम करना चाहिए, और जो बहुत अधिक व्यावसायिक होता है वो बोलता है कि श्रम बहुत करना चाहिए। जिसके मन में महत्वाकांक्षाएं बहुत हैं वो कहता है दिन भर श्रम करो, खूब आगे बढ़ो, खूब ऊंचे चढ़ो। और जिसके मन में भोग की लालसा बहुत होती है, आलस बहुत होता है, जिसको लगता है कि नहीं श्रम करना तो ये अपने बिलो स्टेटस काम है, तो कहता है नहीं श्रम करने की चीज नहीं होती, श्रम करवाने की चीज होती है। ऐसी दो फिलॉसफी इस दुनिया में चली आ रही है। क्या सही है दोनों में से? दोनों ही गलत है। फिर सही क्या है? तो श्रम और विश्राम दोनों का जीवन में संतुलन होना चाहिए। एक गाड़ी को चलाना चाहिए या रोकना चाहिए? तो दोनों का संतुलन होना चाहिए। जब चलाने की आवश्यकता पड़े चलाना है, और जब रेस्ट देने की आवश्यकता तब रेस्ट देना है। घोड़े को खिलाना चाहिए या भगाना चाहिए? दोनों ही काम करना होंगे। यदि भगाया नहीं तो घोड़ा खराब हो जाएगा, और रेस्ट नहीं दिया तो भी घोड़ा खराब हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से शरीर की व्यवस्था कैसी हो कि जीवन में श्रम और विश्राम इनका उचित संतुलन हो। पर हमारे जीवन में श्रम और विश्राम का संतुलन कैसे होता है थोड़ा समझिएगा। हमारी स्थिति कैसी होती है कि सुबह सुबह का समय हो तो हम में से अधिकांश लोग कहाँ दिखते हैं? तो ऊपर टेरेस पर दिखते हैं। बहुत से लोग तो जिनके पास टेरेस नहीं होती है तो वो वॉकिंग ग्राउंड पे जाते हैं। कुछ लोग मैदान में दिखते हैं, कुछ लोग रोड पे दिखते हैं, किसी किसी के हाथ में छड़ी भी होती है, किसी किसी के साथ में कुत्ता भी होता है। ये सब चीजें अपने को देखने को मिलती है। ये किसका उदाहरण है? श्रम का कि विश्राम का? श्रम का उदाहरण है। और कभी कभी कुछ लोग चलें कैसे, बाहर कैसे जाएं, तो घर में साइकिल रखते हैं और उसी की साइकिलिंग भी करते हैं। ये भी श्रम का उदाहरण है। अब यही लोग थोड़ी देर के बाद कैसे दिखते हैं? तो एक बार अगरबत्ती लगा करके दुकान खोली, उसके बाद अपनी गद्दी है, तकिया है, उस पर जम करके बैठे, और फिर देखिए इनको, फिर ये उठने का नाम नहीं लेते हैं। फिर कैसी इनकी स्थिति होती है? फिर सिर्फ ऑर्डर चलाते हैं दिन भर। तू बैंक चले जा, तू पानी भर करके ला, तू ऐसा कर, तू वैसा कर। दिन भर ये प्रक्रिया चलती रहती है। फिर रात होती है, रात को खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद यही लोग कहाँ जाते हैं? फिर वॉकिंग करने जाते हैं, इवनिंग वॉक। अब आप सोचिए कि यह संतुलन बराबर है कि गलत है? एक व्यक्ति जो घर में साइकिलिंग कर रहा है और उसको जब मंदिर जाना होता है सिर्फ आधे किलोमीटर दूर, तो गाड़ी लेकर के जाता है। यह उचित है कि अनुचित है? एक व्यक्ति जो सुबह सुबह 5 किलोमीटर चल रहा है और फिर दुकान पर जाता है, तो उसको 5 मिनट भी चलने का समय नहीं मिलता। वो 5 मिनट भी बैंक जाना हो तो सोचता है मैं गाड़ी लेकर के जाऊं या आदमी को ही भेजूं। ये संतुलन बराबर है क्या? फिर कैसा होना चाहिए जीवन? जीवन कैसा होना चाहिए? जिसमें नाटकीयता नहीं हो। ये तो नाटक है। स्वास्थ्य लाभ लेना है तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि दिन भर में सिर्फ सुबह शाम मत चलो, दिन भर में सुबह शाम एक्सरसाइज मत करो, बल्कि आप दिन भर में थोड़ी थोड़ी देर में एक्सरसाइज कर लो। वो सबसे अच्छा पैटर्न है। तो उसके लिए क्या तरीका होगा? उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स अपन नोट डाउन कर लें कि हाँ, ये प्रिंसिपल्स हमारे जीवन में हमें लागू करना। सबसे पहला प्रिंसिपल तो यह है कि स्वावलंबी जीवन। जीवन कैसा हो? स्वावलंबी। आप में से हो सकता है कोई 70 साल के हो, कोई 80 साल के हो। आप अपनी उम्र को देख करके मत सोचिए कि मुझे स्वावलंबी जीवन नहीं जीना, अब तो मुझे दूसरों से काम करवाना चाहिए। पद को देख करके मत कीजिए कि मैं तो सासू जी हूं, या मैं तो अब ससुर जी हूं, या मैं तो बॉस हूं। नहीं, हमें स्वावलंबी जीवन जीना है। मतलब जब तक ये शरीर साथ दे रहा है तब तक अपना काम स्वयं करना एक प्रिंसिपल हो। आपको पानी पीना है, कोशिश कीजिए अपन स्वयं जाएं पानी पीने के लिए, दूसरों से ना मंगवाएं। अपनी गाड़ी खराब हो गई, अपन स्वयं रिपेयरिंग करवाएं, नौकर से ना करवाएं।
आपको प्लानिंग करना है तो आप वहां पंचर पकाते हुए प्लानिंग कर सकते हैं। मतलब कोशिश करिए अपना काम अधिक से अधिक अपन करें। उससे एक लाभ तो यह होगा कि शरीर में स्फूर्ति हमेशा बनी रहेगी। जितना हम कम श्रम करेंगे मांसपेशियां उतनी सख्त होती चली जाएगी, और जितना हम श्रमशील रहेंगे उतनी मांसपेशियों में लचीलापन रहेगा, जॉइंट्स में लचीलापन रहेगा। इसलिए पहला प्रिंसिपल तो ये हुआ कि स्वावलंबी जीवन जीना। दूसरा प्रिंसिपल यह है कि जब जब सेवा का मौका मिले तो सेवा अवश्य करना। यह मानना कि यह भी एक प्रकार की एक्सरसाइज है। आप कहीं से आए, आप बैठे ही हैं, इतने में घंटी बजी, अब घर में 4 लोग आकर के बैठे हैं, कौन उठे? एक घर में 4 बहुएं हैं, एक बड़ी है, 2 बीच की है, एक छोटी है, और घंटी बजी, कौन उठना चाहिए? हाँ, आप कह रहे हो छोटी वाली बहू उठना चाहिए। छोटी वाली बोलती है मेरे मिस्टर तो आ गए, बीच वाली के नहीं आए, तो बीच वाली जाने, मैं क्यों जानूं? तो बीच वाली बोलती है कि इसको तो पता नहीं मेरे मिस्टर भी आ गए, बड़ी वाले के नहीं आए, उनके आए होंगे, उसको उठना चाहिए। ये एक तरीका हुआ सोच का। इसको बोलेंगे अपन स्वार्थ केंद्रित जीवन, सेल्फ सेंट्रिक जीवन। मतलब बस मैं और मेरा, इसमें जीवन बीत जाता है। पर यदि अपने को श्रम करना है तो क्यों ना अपन श्रम ऐसा करें कि सेवा भी हो जाए, पुण्य का लाभ भी मिल जाए। उसके लिए क्या करना होगा कि यदि ऐसी नौबत आती है तो किसको उठना? घर का वह सीन कितना अच्छा होगा कि घंटी 1 बजे और चारों उठें, कितना अच्छा सीन होगा। और फिर उनमें से छोटी बहू बोले कि नहीं आप रहने दीजिए, मैं चली जाती हूँ। पर बड़ी बहू ये इंतजार ना करे कि छोटी बोले मेरे को, या छोटी को उठना ही चाहिए। वो तो स्वयं स्फुरित रहे कि नहीं मेरी भी ड्यूटी कि मेरे को उठ जाना चाहिए, छोटी थक गई होगी, वो छोटी है। सोच सकते हैं, सोचने के नजरिए अपने सामने हैं। अपन ऐसा सोचें कि सोच सकारात्मक रहे और सेवा का भाव रहे, श्रम अपने आप होगा और पुण्य अपने आप मिलेगा। देखिए 2 काम एक साथ हो रहे हैं तो लाभ लेना कि नहीं लेना? कभी बाय चांस मोटर खराब हो जाए और बोरिंग काम नहीं कर रहा, पानी खत्म हो गया, पड़ोस में 2 मकान छोड़ करके हैंडपंप की सुविधा है या वहां पर बोरिंग की सुविधा है, क्या करना उस समय? सासू जी भी है और बहू भी है, दोनों में से किसको जाना पानी भरने? तो आज की बहू क्या बोलती है कि सासू जी जाएं। बेटा समझाता है कि अरे तू समझ, मम्मी बूढ़ी है, तुझको जाना चाहिए। तो वो बोलती है मैं तो नहीं जाऊंगी, ये तुमको जाना, तुम चले जाओ या तुम्हारी मम्मी को भेज दो, मैं तो नहीं जाने वाली। तो ये सोच कितनी अच्छी है। ऐसी सोच नहीं हो, हमारी सोच कैसी हो कि अभी श्रम करने का मौका मिला है तो क्यों ना कर लो। कई लोगों को वेट्स लटकाए जाते हैं, फिजियोथेरापी दी जाती है, जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि हम ऐसी फिजियोथेरेपी करते रहेंगे तो कितना अच्छा तरीका हो जाएगा। तो एक सिंपल नियम हो कि सेवा करने का जब जहां जैसे मौका मिले, कभी नहीं देखना कि ये मेरा है कि तेरा है, इसमें लाभ है कि हानि है। सेवा है मतलब मेवा है, एक ही नियम। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारा श्रम हो जाएगा। इसी प्रकार से एक नियम और रख सकते हैं कि जीवन में क्रियाओं को छोड़े नहीं, धार्मिक क्रियाओं को छोड़े नहीं। कई लोग हम में से जो मॉडर्न होने का मुखौटा पहनते हैं तो वो ऐसा समझ नहीं पाते हैं इन क्रियाओं में कितनी गहराई होती है। क्रियाएं एक प्रकार की रेलिंग है जो हमारे को धर्म से जोड़े रखती है। पर इन क्रियाओं को भी यदि हम करते हैं तो कोशिश करें कि इनको विधि पूर्वक करें, तो ऑटोमेटिकली श्रम हो जाएगा। यदि प्रतिक्रमण करते हैं और एक नियम ले लें कि बैठ के करेंगे ही नहीं, जब उठने की आवश्यकता पड़ेगी उठेंगे, जब बाएं घोड़े की जयना करना है तो बाएं घोड़े की जयना करेंगे, जब दाएं घोड़े की जयना करना है दाएं घोड़े की जयना करेंगे, जब क्षमा समणा देना है तो क्षमा समणा देंगे। मतलब प्रतिक्रमण, गुरुवंदन, देववंदन, सामयिक लेने पारने की क्रिया, फेरी आदि जो जो क्रिया हमको बताई जाती है हम विधि पूर्वक करेंगे तो क्या होगा, हमें अलग से एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्सरसाइज अपने आप हो जाएगी। एक व्यक्ति जो मॉर्निंग पार्क में जाता है, मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है और 2 किलोमीटर रोज चलता है, वो यदि एक नियम ले ले कि मैं 2 किलोमीटर नहीं चलूंगा, मैं मंदिर में फेरी दे दूंगा, कितनी फेरी देना पड़ेगी? 1 राउंड लगाना है एक फेरी में, कितने फीट हो जाता है?
ये समझ लें कि लगभग लगभग 75 फीट 80 फीट एक फेरी में हो जाता है। अप्रोक्सीमेटली अपन मान ले 80 फीट, और 2 किलोमीटर चलना है, कितने फीट हो गया? लगभग लगभग 6000 फीट। 6000 फीट चलना है और 80 फीट का एक राउंड, 100 फीट मान ले लगभग अप्रोक्सीमेटली, तो 60 राउंड लगाना है आपको। समकित के 67 बॉल करेंगे अपन तो क्या हो जाएगा? अपना 2 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक हो जाएगा। 70 फेरी चारित्र की लगा लेंगे तो अपना 2 किलोमीटर का राउंड हो जाएगा। पर साथ में लाभ क्या होगा? हर राउंड के साथ अपने इष्ट के दर्शन होंगे, उनको देख करके भावना सुधरेगी। ये लाभ अपने आप होगा, अनायास होगा। तो यदि श्रम करना है तो इस प्रकार से भी श्रम किया जा सकता है, मतलब हमारा काम भी हो जाए, हमारी साधना भी हो जाए। ऐसे इसका उल्टा, श्रम करना ही जीवन नहीं है, विश्राम भी जीवन में लेना आवश्यक है। तो विश्राम कैसे लेना? एक तरीका तो वो है कि थिएटर हॉल में जाकर के बैठ जाओ और 3 घंटे तक एक टक उसी में एकाग्र हो जाओ और बहुत आनंद लो उसका। यहां तक की फीलिंग तो आपको सबको होती है, थिएटर हॉल में जाकर के आनंद तो मिलता है, ये बात सत्य है। लेकिन प्रश्न उठता है कि वो आनंद टिकता कितनी देर है? आपने बहुत अच्छी फिल्म देखी और आपको बहुत आनंद आया, बहुत कॉमेडी हुई उसमें, और आप बाहर आए, और आने के बाद सब लोगों को जाने की जल्दी थी, पार्किंग में जिन्होंने जहां गाड़ी खड़ी कर रखी थी फटाफट भागने लगे और इतने में ट्रैफिक जाम हो गया। अब आपको गुस्सा आता है कि नहीं आता उस समय? यदि आपकी फिल्म में इतनी ताकत है तो आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। फिल्म ने आपके मन को इतना मस्त कर दिया, इतना आनंदित कर दिया, तो फिर गुस्सा नहीं आना चाहिए। लेकिन कई झगड़े फिल्म के अंदर होते हैं और कई झगड़े तो एक्चुअल में फिल्म के बाहर हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों? कारण क्या? ये विश्राम सही नहीं था। इस विश्राम में एक नशा तो था लेकिन विवेक नहीं था, सही जागृति नहीं थी, सही ज्ञान नहीं था। एक विश्राम वो होता है जिसमें व्यक्ति ध्यान के माध्यम से, समता के माध्यम से, किसी अच्छी भक्ति के माध्यम से, किसी अच्छी स्वाध्याय के माध्यम से अपने मन को इतना शांत करता है कि भीतर के राग द्वेष उखड़ जाते हैं, उनकी जड़ें हिल जाती। और उस समय जो शांति मिलती है, उस शांति का एहसास, उस शांति की खुमारी वो बाद में भी जारी रहती है। कौन सी शांति चाहिए हमें? टिकाऊ शांति चाहिए या बिल्कुल अस्थायी शांति चाहिए, क्षणिक शांति चाहिए? टिकाऊ शांति रहेगी तो फील्ड में काम आएगी। तो इसलिए हमें एक चिंतन करना, विश्राम कैसा करना। दूसरा सत्र अभिव्यक्ति प्रबंधन यानी कि कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। जिस प्रकार से जीवन में विकास करने के लिए शरीर एक साधन है, उसी प्रकार के जीवन के विकास के लिए हमारे पास वाणी भी एक माध्यम है। शरीर स्थूल है, वाणी सूक्ष्म है। शरीर दिखता है, स्वर यंत्र दिखता नहीं है। लेकिन जैसा महत्व शरीर का है उससे अधिक महत्व वाणी का है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा है कि शरीर तो एकेंद्रीय को ही मिलता है लेकिन वाणी नहीं मिल सकती। वाणी तो उसी को मिलती है जो एकेंद्रीय से ऊपर उठता है। शरीर से अधिक अनमोल है वाणी, और फिर वाणी से अधिक अनमोल होता है मन। पर फिलहाल अभी हमारा विषय है वाणी, अभिव्यक्ति प्रबंधन। हमने बोलना तो सीख लिया लेकिन कैसे बोलना ये नहीं सीखा, और कैसे बोले बगैर, इसका विवेक आए बगैर कि कैसे बोलना, हम जीवन का कोई व्यवहार व्यवस्थित तरीके से नहीं कर सकते। कई लोग बहुत लर्नेड होने के बावजूद भी, बहुत अच्छे विद्वान और विचारक होने के बावजूद भी सिर्फ अपनी इमेज खराब करते हैं, अपना इंप्रेशन खराब करते हैं, तो उसका कारण बनता है उनकी वाणी। इसलिए हम यहां पर इस सत्र में सिर्फ एक ही चिंतन कर रहे हैं कि हम अपनी वाणी का सर्वोत्तम सदुपयोग कैसे करें। उसके लिए 2 ऑप्शन है हमारे सामने। जब आवश्यकता हो तो उचित रीति से बोलना, यह है भाषा समिति, और जब अनावश्यक हो तब मौन हो जाना, इसका नाम है भाषा गुप्ती। बात यह आती है कि मौन रहना तो तब भी आसान है, गाड़ी गैरेज में रखना आसान है, पर गाड़ी गैरेज से बाहर कर ली और एक्सीडेंट नहीं हो, उसके लिए बहुत जागरूक रहना आवश्यक है। और उस व्यक्ति के लिए और विशेष जागरूकता रखना है जो एक्सपर्ट नहीं है ड्राइविंग में।